अब अपन बात कर रहे हैं रिपेयर। रिपेयर में अपन ने पहले ही बोल दिया कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अपन कह रहे हैं कि जो इंजर्ड टिश्यू है उसका रिप्लेसमेंट होगा फाइब्रस टिश्यू से। और इस रिपेयर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एक वॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ होती है। देखिए, ये दोनों ही चीज़ों को मैं आपको एक एनालॉजी से समझा रहा हूँ, और अगर आपने इससे समझ लिया, जो एनालॉजी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इससे आसान एक्सप्लेनेशन इसका हो ही नहीं सकता। अगर आप थ्योरी पढ़ के इसको रटने की कोशिश करोगे नहीं समझ आएगा, कभी नहीं रट पाओगे आप। लेकिन अगर आपने ये एनालॉजी समझ ली तो बड़े आराम से आप समझ जाओगे। देखिए, एनालॉजी ये है कि अपने घर की जो छत है ना, उससे सपोज आप करिए कि लीकेज हो रही है। मतलब कोई घर है और उस घर के छत से पाइपलाइन गुजर रहा है। भाई, एक पाइपलाइन गुजर रहा है और वहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर की तरफ में रूफ का डैमेज हो गया है और छत जो है वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से पाइपलाइन जो है वो टूट गई है और अब लीकेज हो रही है। अब जब भी लीकेज होगी ना, तो छत पे जैसे लीकेज होने लगती तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो खुद से ही कोई ना कोई जुगाड़ बिठाएंगे कि भाई कोई क्ले वगैरह लगा दिया अपन ने, और क्ले लगा दिया या कोई भी कपड़ा वगैरह अपन उस पे लगा देंगे ताकि क्या होगा कि लीकेज रुक जाए। फिर अपन क्या करेंगे, अपन लेबर को बुलाएंगे। लेबर क्या करेगा, आते ही सबसे पहले क्या चीज़ करेगा, वो उस क्ले को, यानी कि जो डेब्रिस था, जो कचरा अपन ने वहाँ पे फंसाया था लीकेज को रोकने के लिए, वो सबसे पहले उसे रिमूव करेगा। उसको रिमूव करने के बाद में वो क्या करेगा, वहाँ पे नई सीमेंट डालेगा। नई सीमेंट डालने से भी पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जो पाइपलाइन टूटी थी, वो लेबर जो है वो सबसे पहले नई पाइपलाइन डालेगा। नई पाइपलाइन डालेगा और नई पाइपलाइन के बाद में फिर वो नया सीमेंट डालेगा और फिर वो उस सीमेंट को सूखने देगा। फिर ऊपर वो क्या लगा देगा, कलर वगैरह लगा देगा और पूरी के पूरा जो सीमेंटिंग था उसका वापस से हार्डनिंग हो जाएगी और पूरी की पूरी रूफ पहले जैसे हो जाएगी। बस, अगर आपको ये पता है तो पूरा का पूरा टिश्यू रिपेयर भी ऐसे ही चलता है। कैसे चलता है वो अभी अपन समझेंगे, फिर मैं वापस आपको ये एनालॉजी समझाऊंगा कि क्या मतलब था। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो होता है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। इसका नाम ग्रेन्युलेशन ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू का जो अपीयरेंस होगा वो ग्रैन्युलर और पिंक अपीयरेंस होगा, इसलिए नाम पड़ा ग्रेन्युलेशन टिश्यू। अब देखिए, हर एक ये जो ग्रेन्यूल है वो बता क्या रहा है, वो बता रहा है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है उनका प्रोलिफरेशन हो रखा है। और इसके अलावा इन्हीं स्मॉल ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में कवरिंग है एक तो फाइब्रोब्लास्ट की और इसके अलावा यंग कॉलेजन की। यंग कॉलेजन में मेनली दो तरीके के कॉलेजन्स आपको याद रखने हैं कि स्टार्टिंग में टाइप 3 के कॉलेजन्स आते हैं। ये जो टाइप 3 के कॉलेजन्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं टाइप 1 के कॉलेजन से। ये अभी अपन पूरा ग्रेन्युलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन में समझेंगे। और कॉलेजन बनाता कौन है, फाइब्रोब्लास्ट जो होती है वही कॉलेजन बनाती है। और फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की ही सेल्स होती है। इतना समझ आया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो टोटल 4 फेजेस के अंदर होता है। कौन कौन सी फेजेस, एक तो ब्लीडिंग फेज, एक इन्फ्लेमेटरी फेज, एक प्रोलिफरेशन फेज और एक रीमॉडलिंग फेज। अब आप देखिए कि ब्लीडिंग फेज में क्या होगा कि जैसे ही कोई ट्रॉमा वगैरह होगा, तो ट्रॉमा जैसे ही अपन देखें कि ये टिश्यू साइट है, यहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया या कोई इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी लगभग 4 to 6 आवर्स के लिए। अब बॉडी क्या करेगी, क्लॉटिंग या कोएगुलेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी ताकि इंजरी साइट पे ब्लड को, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जा पाए, इसलिए ब्लड की क्या करेगी, क्लॉटिंग कर देगी। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोएगुलेशन हो गया। अब कोएगुलेशन होने के बाद में अपने को पता है कोएगुलेशन वगैरह कौन करेगा, फिब्रिन वगैरह करता है। अब कोएगुलेशन के बाद में अपन कह रहे हैं कि क्या बच गया, कुछ डेब्रिस बच जाता है। क्या बच जाता है, कुछ डेब्रिस बच जाता है। डेब्रिस में अपन कह रहे हैं कि एक तो आपके फिब्रिन हो गया, इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि आपके फिब्रोनेक्टिन हो गया। इस तरीके के डेब्रिस बच जाते हैं। अब ये जो डेब्रिस है वो क्या करते हैं कि फर्दर फिर इंफ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंफ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और दो मेन इंफ्लेमेटरी सेल्स अपने को पता कौन सी होती है, एक तो न्यूट्रोफिल्स होती है। क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। और एक मैक्रोफेजेस होती है। तो इतना समझ आया कि भाई पहले क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोएगुलेशन होगा। कोएगुलेशन के बाद में कुछ डेब्रिस है, डेब्रिस में अपन कह रहे हैं फाइब्रोनेक्टिन फिब्रिन वगैरह। अब इस डेब्रिस को रिमूव करने के लिए क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी फेज आएगी, जिसके अंदर क्या आएगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएगी।
यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएंगे। फिर अपन ने पूरे के पूरे इन्फ्लेमेशन के अंदर पढ़ा है, ये सब अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पढ़ चुके हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन के दो फेजेस हो सकते हैं, एक वेस्कुलर फेजेस तो एक सेल्युलर फेज हो सकता है। और इन सब के अंदर अपन देखें तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फ्लूइड का एक्सुडेशन होता है जिसकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक्सुडेटिव इडेमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक्सीडेटिव इडेमा देखने को मिलेगा। अब ये सब क्या होता है, ये आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो 4 लेक्चर्स डाले गए हैं वहाँ पे जाके आप उसको देखिए तो ये आपको समझ आएगा। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि विद इन 24 आवर्स फैगोसाइटिक सेल्स आएगी। फिर आपके क्लॉट, डेब्रिस, डेड सेल्स वगैरह जो होंगे वो रिमूव होंगे बाय द एंजाइम्स एंड द फैगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी कि ये जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है वो पूरे के पूरे डेब्रिस का रिमूवल करेंगे। और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिमोलिशन फेज। क्या कहते हैं, डिमोलिशन फेज कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, थर्ड नंबर पे आता है प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज में क्या होगा कि भाई एक्चुअल में जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू का जो एक्चुअल में फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोलिफरेशन फेज के अंदर ही होता है, जहाँ पे क्या होगा कि रिपेयर मटेरियल का जनरेशन होगा जो कि आपके इनिशियल ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। ये होगा कभी इंजरी के लगभग अपन देखें तो 1 से 2 दिन के बाद में, यानी कि पूरा का पूरा क्लॉटिंग का मैकेनिज्म हो गया और उसके अलावा जो क्लॉट और जो डेब्रिस वगैरह था उसका रिमूवल हो गया और उसमें अपन देखें तो 1-2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद में प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट होता है और फिर लगभग अपन देखें तो 2 से 3 वीक्स के अंदर ये जो प्रोलिफरेशन फेज होता है वो अपनी पीक पे चल जाता है, यानी कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो होता है वो 1 से 2 डेज के बाद में स्टार्ट होता है और लगभग 2 से 3 वीक्स के अंदर ग्रेन्युलेशन टिश्यू का जो जनरेशन है वो पीक पे पहुंच जाता है। अब ग्रेन्युलेशन टिश्यू का जो मैकेनिज्म चल रहा है वो 2 मेन प्रोसेस से चलता है। कौन कौन सा, एक तो एंजियोजेनेसिस या नियोवेस्कुलराइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है नियो का मतलब क्या है, न्यू, नया, और वेस्कुलराइजेशन का मतलब है नई ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई नई क्यों होगी, क्योंकि नए ब्लड वेसल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, नए ब्लड वेसल्स बनेंगे। और दूसरा आता है फाइब्रोजेनेसिस। फाइब्रोजेनेसिस से नाम से पता चल रहा है क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का अगर प्रोलिफरेशन होगा तो अभी अपन ने ऊपर बोला कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, कॉलेजन का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे भी कॉलेजन का प्रोडक्शन होगा। इनिशियली आपके टाइप 3 का कॉलेजन बनता है और ये जो टाइप 3 वाला कॉलेजन होता है वो वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक कॉलेजन होता है। और इसलिए बनता है इनिशियली टाइप 3 वाला क्योंकि टाइप 3 वाला बनना आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इनिशियली रिपेयर के मैकेनिज्म के अंदर बॉडी को क्या चाहिए, फटाफट कुछ भी बना दे ताकि वो जो गैप डेवलप हुआ है इंजरी की वजह से उस गैप को क्या कर पाए, कवर कर पाए। इसलिए टाइप 3 का कॉलेजन इनिशियली बनता है और बाद में फिर ये जो टाइप 3 का कॉलेजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है टाइप 1 के कॉलेजन से, जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ में होता है एज कम्पेयर टू द टाइप 3 वाले कॉलेजन से। इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और इसके अलावा टाइप 1 के अंदर जो लिंकेजेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा बेटर कॉलेजन कौन सा है, टाइप 1, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इनिशियली टाइप 3 बनाते हैं ताकि गैप को कवर किया जा पाए, बाद में उसको रिप्लेस कर देते टाइप 1 से। एक ओवरव्यू मिल गया, फटाफट मैं आपको अब समझा देता हूँ कि है क्या। एंजियोजेनेसिस और न्यूवेस्कुलराइजेशन बनेगा कैसे, तो ये बनता है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रोटियोलिटिक डिस्ट्रक्शन की वजह से। यानी कि आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका प्रोटियोलिसिस होगा, उसका डिस्ट्रक्शन होगा। और ये जो पूरा का पूरा जो न्यूरोवेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो कुछ फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में होता है, जिसमें एक फैक्टर तो है VEGF। अब याद करो जब भी अपन ने साइटोकाइंस वगैरह वाला लेक्चर देखा था ना, वहाँ पे अपन ने ग्रोथ फैक्टर्स की बात करी थी और वहाँ पे अपन ने बोला था वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर अपन टिश्यू रिपेयर में पढ़ेंगे। वही चीज़ अभी अपन देख रहे हैं कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी कि जो VEGF है वो अपन देखें तो कौन इलिबरेट करेगा, मीजेंकाइमल सेल्स यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स। और इसके अलावा इस फैक्टर के अलावा इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ आपके एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इतना याद नहीं रखना है आपको, मेनली ये फैक्टर प्रेजेंट पता होना चाहिए कि भाई ये जो फैक्टर होता है इसके इन्फ्लुएंस में न्यूवेस्कुलराइजेशन हो रहा है। एक तो ये फैक्टर हो गया। इसके अलावा एक फैक्टर आता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, PDGF, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा यानी कि TGF बीटा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो कि सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा। और इन सारे ग्रोथ फैक्टर्स के प्रेजेंस में नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है इंजरी साइट पे। और इंजरी साइट पे क्यों हो रहा है नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स बनते हैं वो इनिशियली क्या होंगे, लीकी होंगे, ये अपने को पता है।
इनिशियली कैसे होंगे, लीकी होंगे, कि थोड़ा बहुत लीकेज वहाँ पे देखने को मिलेगा। और लीकी होंगे मतलब अपन कह सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो अभी भी बाहर की तरफ जा रहा होगा, मतलब सराउंडिंग टिश्यू के अंदर जा रहा होगा। अब सराउंडिंग टिश्यू के अंदर फ्लूइड जा रहा होगा कि भाई सपोज ये आपके टिश्यू था, यहाँ पे ब्लड वेसल है, नई ब्लड वेसल बनी है, या अभी भी थोड़ी बहुत लीकी है, तो फ्लूइड जो है वो सराउंडिंग टिश्यू में लीक कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, इडेमा देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रेनुलेशन टिश्यू का इनिशियली अपने को इडेमेटस अपीयरेंस देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द लीकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है और फिर मस्कुलर आर्ट्रियोल्स का, थिन वॉल्ड वेन्यूल्स का और कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, कि बाद में डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो एंजियोजेनेसिस के अंदर मेनली आपको क्या याद रखना है, आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। जो फैक्टर्स अपन ने ऊपर बोले वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, कि एक तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसके अलावा प्लेटलेट डिराइव ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से नए ब्लड वेसल्स बन रहे। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं फाइब्रोजेनेसिस की। फाइब्रोजेनेसिस में अपन ये कह रहे हैं कि जो नए ब्लड वेसल्स बनी है वो अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो फाइब्रोजेनेसिस है इसके अंदर क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगी, इनिशियली टाइप 3 के जो कॉलेजन होते हैं उसका प्रोडक्शन करेंगे, और ये जो टाइप 3 का कॉलेजन है बाद में टाइप 1 के कॉलेजन से रिप्लेस हो जाएंगे, टाइप 1 के कॉलेजन से रिप्लेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मायोफाइब्रोब्लास्ट नाम की सेल्स आती है, और ये जो मायोफाइब्रोब्लास्ट नाम की सेल्स आती है वो टाइप 3 कॉलेजन के जो फाइबर्स होते हैं, जो वीक फाइबर्स है, इनके बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन करती है। यानी कि सपोज ये टाइप 3 के फाइबर्स है, इनके बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन, इनको कनेक्ट करने का काम मायोफाइब्रोब्लास्ट की सेल्स करती है। और ये जो टाइप 3 के जो कॉलेजन फाइबर्स होते हैं वो लगभग 6th डे पे अपीयर होते हैं, कि इंजरी होने के लगभग अपन देखें तो 6th डे के अराउंड टाइप 3 कॉलेजन फाइबर्स अपीयर होते हैं। अब जैसे जैसे रिपेयर आगे बढ़ता है तो टाइप 3 के कॉलेजन फाइबर्स को तो कॉलेजनेज क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे और उन्हें रिप्लेस कर देंगे टाइप 1 कॉलेजन फाइबर्स से। ठीक है, इस दौरान अपन कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट और जो न्यू ब्लड वेसल्स है दोनों का ही नंबर कम होता है। तो ये अपनी कौन सी फेज हो गई, फाइब्रोजेनेसिस की भी अपन ने बात कर ली, जहाँ पे अपन ने बात करी फाइब्रोजेनेसिस की। एक फिर अपन ने उससे पहले बात करी थी एंजियोजेनेसिस की, और ये दोनों ही कभी हो रहे हैं, प्रोलिफरेशन फेज के अंदर हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे रीमॉडलिंग फेज की। देखिए रीमॉडलिंग फेज जो होता है ना वो कभी स्टार्ट होगा, जब भी प्रोलिफरेशन फेज अपने पीक पे होता है। अपने पीक पे कभी होता है, सेकंड से थर्ड वीक के दौरान प्रोलिफरेशन फेज जो होता है वो पीक पे होता है, और इसी टाइम पे रीमॉडलिंग फेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर मेन इवेंट्स क्या हो रहे हैं, एक तो रिफाइनमेंट हो रहा है कॉलेजन का और उसके एसोसिएटेड आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का। मेनली इसमें यही हो रहा है कि टाइप 1 कॉलेजन्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, कि रीमॉडलिंग फेज के अंदर जो टाइप 3 का कॉलेजन था वो मेनली टाइप 1 कॉलेजन से रिप्लेस होने लगता है, और टाइप 1 कॉलेजन के अंदर ज़्यादा क्रॉस लिंक्स होते हैं और ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो अपन पहले ही बोल चुके, जिसकी वजह से टाइप 1 कॉलेजन की वजह से एक आपके स्कार फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को सिकाट्राइजेशन कहा जाता है। मेनली आपको पता ये रखना है कि ये जो टाइप 1 के जो फाइबर्स बने हैं, कॉलेजन फाइबर्स बने जिनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, क्रॉस लिंकेज भी ज़्यादा है, इसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो रहा है। समझ आई चीज। अब इसको अपन अब रिलेट करते हैं उस एनालॉजी से जो अपन ने देखी थी। देखिएगा कि अपन ने जो रूफ टॉप वाली एनालॉजी की बात की थी वही अपन कह रहे कि भाई टिश्यू रिपेयर के अंदर क्या होगा, कि भाई टिश्यू वाली साइट है, उसके नीचे अपन कह रहे कि क्या है, आपके ब्लड वेसल है। तो इंजरी की वजह से क्या होगा, टिश्यू की इंजरी हो गई, साथ में ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करेगी, लीकेज करने लगेगी। अब लीकेज को रोकने के लिए एक टेम्पररी जुगाड़, जैसे यहाँ पे लीकेज को रोकने के लिए अपन ने क्या करा, क्ले चिपका दिया, तो वैसे ही यहाँ पे लीकेज को रोकने के लिए बॉडी क्या करेगी, क्लॉट फॉर्मेशन करेगी, जो कि एक टेम्पररी जुगाड़ होगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक जुगाड़ होगा। फिर क्या करेंगे, फिर अपन ने लेबर को बुलाया, तो यहाँ पे भी लेबर आएगी। लेबर कौन आई, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आई। अब न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जैसे लेबर ने आते ही वो क्ले को यानी कि उस डेब्रिस को रिमूव कर, वैसे ही न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है वो उस डेब्रिस को यानी कि क्लॉट का जो डेब्रिस था जहाँ पे फिब्रिन और फिब्रोनेक्टिन वगैरह प्रेजेंट था उसको रिमूव करेगी। उसको रिमूव करने के बाद में क्या करता है, लेबर क्या कर रहा है, डेब्रिस को रिमूव करने के बाद में नया सीमेंट वहाँ पे लगा रहा है। तो वैसे ही अपन कह रहे हैं कि जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के बाद में बॉडी क्या करेगी,
ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि नया टिश्यू फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब नया टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी तो अब नया सीमेंट जब अपन लगाते हैं तो वो अपने को एक रफ पैच के जैसा नज़र आएगा कि भाई पूरी वॉल, जो पूरी रूफ है वो अलग दिखेगी और जहाँ पे अपन ने सीमेंट लगा रखा है वो अलग दिखेगी। तो वैसे ही जहाँ पे जो आपके ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनेगा वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्कार फॉर्मेशन होगा। फिर अपन कह रहे हैं कि भाई उस नए सीमेंट के ऊपर क्या लगाया जाता है? कलर लगाया जाता है, ताकि वो पूरा का पूरा आपको उसी रूफ के जैसा लगने लगे और फिर उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो वैसे ये स्कार फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि क्या होगा? वाउंड कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जो अभी अपन समझेंगे। फटाक से समझते कि वाउंड कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। देखिए, वाउंड कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ के अंदर अपन कह रहे हैं कि वाउंड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कभी स्टार्ट होता है, लगभग अपन कह रहे हैं कि 2 से 3 डेज के बाद में, इंजरी के 2 से 3 दिन के बाद में स्टार्ट हो जाता है और 14th डे आते आते तक कवर हो जाता, कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल उठता है कि वाउंड कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि अपन देखें कि जो गैप कवर करना था वो कम कवर करना पड़े। सपोज एक वाउंड इतना बड़ा है और इसी को कॉन्ट्रैक्ट करके अगर इतना कर दिया जाए तो बॉडी तो यही चाहेगी कि भाई ये वाला बाउंड्री। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके वजह से जो गैप डेवलप होगा उसको कवर करना आसान होगा, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ग्रेन्युलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन में। तो वही चीज़ है कि वाउंड कॉन्ट्रैक्शन लगभग 2 से 3 दिन के बाद में स्टार्ट कर दिया जाता है और 14th डे आते आते तक वो कंप्लीट हो जाता है। और वाउंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वाउंड का जो साइज होगा ना वो लगभग 80% से डिक्रीज कर जाता है। उसके ओरिजिनल साइज के लगभग 80% तक वो डिक्रीज कर जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्टेड वाउंड की वजह से क्या होगा? रैपिड हीलिंग होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर बड़े वाउंड को पूरा का पूरा रिप्लेस करना है, पूरा का पूरा ठीक करना है, ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटे सा वाउंड को करना है तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद अपन कह रहे हैं कि क्या होगी? वाउंड स्ट्रेंथनिंग होगी। जैसे एनालॉजी के अंदर अपन ने क्या कहा कि सीमेंट के ऊपर पेंट लगाया जाएगा, फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाएगा। वही चीज़ है कि वाउंड बन गया, स्कार फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? तो इसकी स्ट्रेंथनिंग होती है बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा, जो कि क्या करेंगे? कोलेजन का प्रोडक्शन करेंगे। और इसके अलावा मायोफाइब्रोब्लास्ट, और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या कर रही थी? टाइप 3 जो कोलेजन होता है उसके बीच में ब्रिजेस बनाने का काम कर रही थी, जो कि आपके क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा वाउंड को स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। अब ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्जाम में बना के आओ अच्छी बात है, नहीं भी बना के हो कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार आप ये डायग्राम नोट्स से देख लीजिएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स फाइब्रोब्लास्ट जो आ रखे हैं वो है। इसके अलावा अपन देखें कि ये मैक्रोफेजेस देखिए यहाँ पे आ रखे हैं कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? डेब्रिस को रिमूव करने का काम करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे? कोलेजन का प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। और यहाँ पे नियोवेस्कुलराइजेशन को दिखा रखा है, यानी कि जो नए ब्लड वेसल्स वगैरह बने हैं उसको बता रखा है। एक बार आप बस देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टिश्यू रिपेयर, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो टिश्यू रिपेयर को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि ऑब्वियस बात है कि टिश्यू रिपेयर को फास्ट कर देंगे, तो कुछ है जो कि टिश्यू रिपेयर को स्लो कर देंगे। तो इसमें देखिए, एक तो लोकल फैक्टर्स आते हैं, इसके अलावा कुछ जनरल फैक्टर्स आते हैं, कुछ थेरेपेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। इनकी अपन अब बात करेंगे। सबसे पहले लोकल फैक्टर्स के अंदर देखिए इन्फेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा पुअर ब्लड सप्लाई हो गया, कुछ फॉरेन बॉडीज जैसे कि सूचर्स वगैरह अपने को देखने को मिल गया या बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे, इन सब की वजह से वाउंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। अपन सबको पता है कभी भी चोट लगती है तो डॉक्टर यही कहता है कि भाई ज़्यादा मूवमेंट मत करना, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ मत लगाना। क्यों? उन सबसे, क्योंकि वाउंड हीलिंग डिले हो जाती है, धीरे हो जाती है। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो ग्रेन्युलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन को डिले करती है, अल्टीमेटली वो भी वाउंड हीलिंग को क्या कर देगी? डिले कर देगी। इसके अलावा यूवी लाइट का अगर एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि सनलाइट का अगर एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी वजह से वाउंड हीलिंग जो होती है वो फास्टन हो जाती है, ये पता रखना। इसके अलावा जनरल फैक्टर्स के अंदर एज आ सकता है, न्यूट्रिशन आ सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन आ सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एनसेड्स का ना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस आ गई, कुछ हिमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज आ गई, कोल्ड टेम्परेचर वगैरह आ गया।
कि एज के अंदर ऑब्वियसली बात है कि यंग एज के अंदर वाउंड हीलिंग जल्दी होगी। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहेगी वाउंड हीलिंग डिले कर जाएगी। कुछ कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया वाउंड हीलिंग डिले कर जाएगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या एनसेड्स का पहना एडमिनिस्ट्रेशन करो उसकी वजह से भी वाउंड हीलिंग डिले हो जाएगी। अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस होगा तब भी वाउंड हीलिंग डिले हो जाएगी। हिमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज यानी कि अगर ब्लड डिसऑर्डर्स है तो उसकी वजह से भी वाउंड हीलिंग डिले होगी। तो कोल्डर टेम्परेचर है तब भी वाउंड हीलिंग डिले होगी। यानी कि हॉटर टेम्परेचर के अंदर वाउंड हीलिंग फास्टर होती है और कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ये डिले कर जाती है। इसके बाद आता है कुछ थेरेपेटिक इन्फ्लुएंसेस। अब थेरेपेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या होता है कि अगर हीलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो रही है तो कभी कभी कुछ थेरेपीज़ वगैरह को यूज़ में लिया जा सकता है ताकि वो जो वाउंड हीलिंग जो डिले हो गई थी उसको वापस से ट्रैक पे ले जाया जा सके। ठीक है। इसके बाद आता है वाउंड केयर। वाउंड केयर के अंदर टोटल 4 बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं। कौन कौन सा? अभी अपन ने जो पढ़े वही चीज़ है कि सबसे पहले नेक्रोटिक डेब्रिस का रिमूवल होगा। फिर अपन देखें कि मॉइस्ट वाउंड हीलिंग एनवायरनमेंट बाय द प्रॉपर ड्रेसिंग की ड्रेसिंग पूरी ढंग से करी जाएगी ताकि वाउंड हीलिंग को क्या मिल पाए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल पाए। यानी कि थोड़ा बहुत वाटर वगैरह वहाँ पे मिल पाए, थोड़ा सा मॉइस्चर उसको मिल पाए। इसके अलावा अपन देखें तो वाउंड को क्या करो, प्रोटेक्ट करो फर्दर इंजरी होने से। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रोवाइड करो जो कि वाउंड हीलिंग के लिए ज़रूरी है। कि जब भी कोई चोट लग गई तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वहाँ का जो नेक्रोटिक डेब्रिस है उसको अपन ने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में अपन देखें कि पूरी प्रॉपर ड्रेसिंग करी जाएगी ताकि आप उसको एडिक्वेट मॉइस्चर मिल पाए। और इसके अलावा फर्दर इंजरी से अपन देखें तो वाउंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और फिर न्यूट्रिशनल सप्लाई उसको देनी है ताकि वाउंड हीलिंग जो है वो फास्ट हो पाए। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस lecture useful and helpful then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.